Very good morning. Today we are going to discuss part 15 of the Indian Constitution. This part is dealing with elections and Election Commission of India. So part 15 of the Constitution provided for Election Commission of India. Why we need Election Commission? To ensure free and fair election in the कंट्री के जो इलेक्शन होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, फ्री होने चाहिए। अभी फ्री किस चीज से होने चाहिए? These elections should be free from violence. These elections should be free from fear. And similarly, the election should provide level playing field. Level playing field. Because कोई भी कैंडिडेट क्या नहीं होना चाहिए, at disadvantage as compared to others. ठीक है? So Election Commission of India provides for free and fair elections in the country and to maintain the democratic structure in the country. So part 15 of the Constitution provides for autonomous election commission, which is autonomous, that is independent from the influence of executive and legislature. ठीक है? So basically जो part 15 of the Constitution, it lays down 5 principles. Okay, इसमें हम 5 principles देखेंगे, 5 articles. Now first of all, let us first discuss article 325 of the Indian Constitution. Now part जो 15 का ये जो principle है, जो आर्टिकल 325 में गिना हुआ है, इट इज टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल सफरेज। नो यूनिवर्सल सफरेज का मीनिंग क्या है? नो वोटर शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल में। उसके इंक्लूजन में किसी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और एनी ऑफ देम। कि इन ग्राउंड के ऊपर, जस्ट इन ग्राउंड के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी किसी भी पर्सन के साथ। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दिस आर्टिकल प्रोहिबिट सेपरेट एंड स्पेशल इलेक्टोरेट। देखो, कोई भी चाहे रिच हो, पुअर हो, चाहे वो कॉमन जो पर्सन है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, सबके लिए जो लिस्ट बनती है, जिसमें जो वोटर्स की लिस्ट बनती है, इलेक्टोरल रोल जिसको हम बोलते हैं, उसमें किसी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। सभी को नॉर्मल वे से, बीट प्राइम मिनिस्टर, बीट कैबिनेट मिनिस्टर, बीट कॉमन वर्कर, बीट मुकेश अंबानी, अगर किसी को भी वोट करने जाना है तो नॉर्मल लाइन में लग के ही क्या होगी, वोटिंग होगी। Similarly, special electoral on the basis of caste, on the basis of status, ये नहीं बनेगा। जो कम्युनल और जो स्पेशल इलेक्टोरेट है, उसको भी ये आर्टिकल क्या करता है, प्रोहिबिट करता है। तो इसमें ये पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात कर रहा है, जो आर्टिकल 325 कि यूनिवर्सल का मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि सभी को एक जैसा मान रहा है। यूनिवर्सल जो कोई रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत सारी कंट्रीज थी जो सेक्स बेस क्या करती थी, डिस्क्रिमिनेशन करती थी, और विमेन को जो वोटिंग का राइट नहीं था। इवन के द कंट्री लाइक स्विट्जरलैंड डिड नॉट अलाउ द विमेन्स टू वोट टिल 1970, उसके बाद। और बहुत सारी जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वहां पे भी जो विमेन को काफी ज्यादा जो राइट्स है वो क्या किए गए हैं, रिस्ट्रिक्ट किए गए हैं। उनकी जो पॉलिटिकल इक्वालिटी जो खत्म कर देगी। नो, जो सफरेज वर्ड है, इट इज रिलेटेड टू वोटिंग। सो बेसिकली आर्टिकल 325 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन lays down the principle of universal suffrage. This means कि no individual shall be disqualified from being included in the electoral
roll on grounds only on religion, race, caste, sex or any of them. And it also prohibit the preparation of separate and special electoral roll for each territorial constituency. There would be a general electoral roll. ठीक है, फॉर सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनके लिए क्या होगा, एक ही रूल होगा जिसको हम बोलते हैं जनरल इलेक्टोरल। नाउ कम टू आर्टिकल 326 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दिस आर्टिकल इज डीलिंग विद अडल्ट सफरेज। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी उसके अकॉर्डिंग जो अडल्ट सफरेज कैसे फुलफिल होगी, 21 ईयर्स की एज हो प्लस इंडियन सिटीजन हो, तो 21 ईयर की एज प्लस इंडियन सिटीजन। बट इस एज को रिड्यूस कर दिया 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 में। ये और इफेक्ट में कब आया, ये विद इफेक्ट फ्रॉम 1989। और 1989 में क्या हुए थे, इलेक्शंस हुए। और अभी एक चीज इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि कोई भी सिटीजन 18 साल का है डिसक्वालिफाइड नहीं किया गया बाय एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर। एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर का क्या मीनिंग है यहाँ पे, या तो स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट। अगर कोई पर्सन 18 इयर्स का है और डिसक्वालिफाई नहीं किया गया तो उसके आर्टिकल 326 में क्या है कि ऑल सिटीजन्स हु आर not less than 18 years of age and who are not otherwise disqualified, वो क्या कर सकेंगे, they have the right to vote। ठीक है, अभी एक चीज इसमें क्या है कि there are 4 grounds जो मेंशन किए गए हैं कि 4 जो ग्राउंड के बेसिस पे उनको क्या किया जा सकता है, 4 ग्राउंड्स पे इनको प्रोहिबिट किया जा सकता है। द फर्स्ट ग्राउंड इज नॉन रेजिडेंस। कि नॉन रेजिडेंस के बेसिस पे देखो यहाँ पे अगर कोई पर्सन है उसने 18 साल की एज को कंप्लीट कर लिया प्लस वो सिटीजन तो है इंडिया का बट इज नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया में अभी नहीं रह रहा। और सेकंड कंडीशन इज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, वो मेंटली अपने जो डिसीजन है वो केपेबल नहीं है वो डिसीजन लेने के लिए। थर्ड इज क्राइम के बेसिस पे। फोर्थ इज करप्ट और इलीगल प्रैक्टिस, कि अगर वो करप्ट प्रैक्टिस और इलीगल प्रैक्टिसेस में क्या है इन्वॉल्व है। तो क्राइम के रिगार्डिंग क्या जो कंडीशन क्या है कि अगर कोई पर्सन 2 इयर्स के से ज्यादा अगर कन्विक्शन होती है, अगर उसको 2 साल से ज्यादा उसको क्या मिल होगी, इम्प्रिजनमेंट होगी किसी केस में, देन ही और शी कैन नॉट वोट फॉर द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्लस नेक्स्ट 6 इयर्स। कि सपोज करो अगर एक पर्सन को 3 साल की सजा हुई है, अगले 6 साल तक भी क्या नहीं कर सकता, वोट का जो राइट है यूज नहीं कर सकता। सो 9 इयर्स के लिए डिसक्वालिफाइड हो जाएगा फॉर द वोटिंग, कभी वो वोटिंग नहीं कर सकता। सो नेक्स्ट है, देखो ये सारा ये जो ग्राउंड्स है ये किसमें दिए गए थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। अभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो 1950 है इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो 4 ग्राउंड है, चारों ग्राउंड पे जो वोटिंग का सिस्टम था वो कोई पर्सन नहीं कर सकता था। एक तो क्या था, बंदा एनआरआई है, अनसाउंडनेस, करप्ट और इलीगल प्रैक्टिस है, और अगर उसने कोई क्राइम किया। बट in 2012 Parliament amended the Representation of People Act 1950 and allowed NRIs to be qualified as voter। तो वो अभी क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। But the condition was they had to physically present। अगर कोई पर्सन अभी कनाडा में है और यूएसए में है, क्या इंडिया आएगा वोट करने के लिए, क्योंकि उसको फिजिकली यहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ता था। एंड दिस वाज वेरी डिफिकल्ट। व्हाई, देखो आप समझ सकते हो ना कि अभी तो इंडिया में ही जो वोटर टर्न आउट कितना है 66 to 67%, दैट इज 2/3 एंड 1/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जो वोट कर सकती है वो नहीं वोट करने आ रही इंडिया में होके भी, तो इंडिया के बाहर से कहां से आएंगे लोग। सो public interest litigation was filed in the Supreme Court and later on to Election Commission of India they allowed the NRIs to vote
थ्रू ई पोस्टल सिस्टम कि अभी वो इलेक्ट्रॉनिकली भी क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, उनको फिजिकली प्रेजेंट होना अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कब अलाउ किया इन्होंने, 2015 से इनको अलाउ कर दिया कि आप ई बैलेट, जो ई पोस्टल बैलेट सिस्टम का यूज कर सकते हो। फर्दर अभी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 का, ये क्या चीज बताता है कि राइट टू वोट आल्सो इंक्लूड्स राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन टू पब्लिक ऑफिसेस। प्लस अभी ये चीज क्या बता रहा है कि राइट टू इंडोर्स नॉमिनेशन, सो ये एक सिंपल राइट नहीं है, इसके साथ ये सारे राइट्स भी क्या है, इंक्लूड है। राइट टू वोट भी है इसमें, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन भी है टू पब्लिक ऑफिसेस, प्लस राइट टू इंडोर्स नॉमिनेशन है। बट ये चीज यहाँ पे क्लैरिफिकेशन की जरूरत है कि जो एनआरआईज थे उनको राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन टू पब्लिक ऑफिसेस ये नहीं मिला, एंड राइट टू इंडोर्स नॉमिनेशन ये भी नहीं मिला। अभी इंडोर्स का मीनिंग क्या होता है, किसी पर्सन को सपोर्ट करना। जब भी आप सपोज करो एमपी या एमएलए के इलेक्शन लड़ते हो आगे जाके, तो आपको ये चीज पता चलेगी कि आपको सपोर्ट में कुछ पर्सन, जब आप नॉमिनेशन जो फाइल करोगे ना एमपी या एमएलए की, तो कुछ स्पेसिफिक पर्सन होते हैं, वो क्या करेंगे, आपकी जो फाइल है, जो आपकी नॉमिनेशंस को इंडोर्स करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो वो कोई एनआरआई पर्सन नहीं करेगा, चाहे कि वो इंडियन सिटीजन है और एज भी उसकी 18 इयर्स की है और ज्यादा। बट इस केस में भी उनके पास ये राइट नहीं, उनके पास सिंपल एक राइट है, दे कैन वोट बट दे कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन और endorse the nomination. So next है आर्टिकल 327 of the Indian Constitution. It confers power on the Parliament. ठीक है, ये क्या करता है, पावर को कॉन्फर करता है पार्लियामेंट टू प्रोवाइड बाय लॉ रेगुलेटिंग all the elections, both the houses of parliament, to both the houses of state legislature, to the office of president and vice president. अभी ये क्या है, पावर किसको मिल रही है, पार्लियामेंट को। बाय लॉ का मीनिंग क्या है, यहाँ ये मेजोरिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बाय लॉ जब भी आप वर्ड देखोगे उसका मीनिंग है सिंपल मेजोरिटी। तो अभी पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो रेगुलेट कर सकता है सभी इलेक्शंस को, अभी ये इलेक्शन कौन कौन से है, एक तो हो गया जनरल इलेक्शन, एक हो गया बाय इलेक्शन और एक हो गया मिड टर्म इलेक्शन। तो जो जनरल इलेक्शन है, फॉर एग्जांपल 2014 में एंड 2019 में जो इलेक्शन हुए थे, ये क्या है, जनरल इलेक्शन है। ये क्या है, जब कोई टर्म कंप्लीट हो जाती है तो नॉर्मल जो इलेक्शन होते हैं। पर जो मिड टर्म इलेक्शन है ये कब होते हैं, सपोज लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व, ये भंग होगी, तो उस केस में जो इलेक्शन होंगे इसको बोलते हैं मिड टर्म इलेक्शन। अभी जो बाई इलेक्शन है ये क्या है कि अगर कोई सपोज करो वैकेंसी क्रिएट होगी किसी पर्सन, कोई एमएलए या एमपी की डेथ होगी या किसी ने रिजाइन कर दिया, तो इस वैकेंसी को फिल करने के लिए जो भी इलेक्शन कंडक्ट होते हैं उसको बोलते हैं हम बाई इलेक्शन। तो ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, वो कि सारे इलेक्शंस को क्या कर सकता है, जो रेगुलेट कर सकता है। एंड यूजिंग आर्टिकल 327 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अभी पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट मेड 2 लॉज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ठीक है, ये 2 जो एक्ट लेके आई पार्लियामेंट यूजिंग आर्टिकल 327। ठीक है, इसके लिए कौन सी मेजोरिटी यूज की होगी उन्होंने, ऑब्वियसली सिंपल मेजोरिटी में हमने अभी डिस्कस किया। तो ये सारे जो इलेक्शंस को क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, बी इट इलेक्शन टू राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, सभी को ये चीज, और इसी के अंडर वो डिलिमिटेशन एक्ट बना रहा है। अभी देखो डिलिमिटेशन क्या है कि जो हमारी कंट्री है, इंडिया में जो डिवीजन है टेरिटरीज की, ठीक है, जब भी देखो कोई एमएलए का इलेक्शन होता है या एमपी का इलेक्शन होता है तो एरिया की क्या होती है, डिवीजन होती है। इस टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो डिवाइड कर रहे हैं इसको बोलते हैं डिलिमिटेशन। इसका एम क्या है, इसका एम है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू। ये तो क्या है,
पॉलिटिकल इक्वालिटी है। बट अभी एक चीज क्या है इसमें इम्पोर्टेंट कि अगर कोई एरिया है, अभी इस डिलिमिटेशन जो प्रोसेस है इसको सस्पेंड कर दिया गया था टिल 2026 तक। फिर 2026 के बाद जो फर्स्ट सेंसस होगा दैट इज 2031, उसके बाद जो फिगर्स आएंगी उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, डिलिमिटेशन प्रोसेस हुई थी। लास्ट डिलिमिटेशन प्रोसेस कब हुई, 2005 में। डिलिमिटेशन जो कमीशन है इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं, 3 मेंबर होते हैं। एक तो रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्लस मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्लस मेंबर ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। सो इसमें ये 3 मेंबर की बॉडी होती है। इसमें अलग से एसोसिएट मेंबर्स भी होते हैं, बट हमारे लिए ये चीज क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो अभी क्या है, जब ये सस्पेंड कर देगी तो इशू क्या आ रहा है, तो इशू इस चीज का है कि बेसिकली अगर एक एरिया में डिलिमिटेशन प्रोसेस बंद होगी तो उस एरिया में पॉपुलेशन क्या थी पहले 5 लाख, अभी वो 5 लाख से होगी 10 लाख। जो दूसरा एरिया है वहां पे जो पॉपुलेशन है वो क्या रही, कांस्टेंट रही, वहां पे 5 लाख की है। तो जिस एरिया में अभी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, अभी जो वोटर्स हैं, जो क्वालिफाइड वोटर है इसमें कितने 10 लाख है, इसमें क्वालिफाइड वोटर क्या है 5 लाख है। ये भी एमएलए को चूज कर रहे हैं और ये 10 लाख जो लोग है ये भी एमएलए को ही चूज कर रहे हैं। तो अभी देखो यहाँ पे 5 लाख पर्सन चूज कर रहे हैं, यहाँ पे 10 लाख, तो 5 लाख की जो वैल्यू है वो 10 लाख के बराबर होगी क्योंकि ये भी एमएलए ये भी एमएलए है। तो अभी ये क्या है, ओवर रिप्रेजेंटेशन होगी और इनकी अंडर रिप्रेजेंटेशन होगी। यहाँ पे जो 1% की जो वैल्यू क्या है, वो वोट तो उसके पास 1 है बट उसकी वैल्यू क्या है, डबल। इसको क्यों किया गया, डिलिमिटेशन जो प्रोसेस थी इसको सस्पेंड क्यों किया गया, बिकॉज 1970s में बहुत सारे मेजर्स लाए गए कि पॉपुलेशन को रिड्यूस किया जाए। बट पॉपुलेशन को जो भी रिड्यूस कर रहे थे उनके पास एक डिसएडवांटेज क्या था कि उनकी जो स्टेट में जो सीट्स थी पार्लियामेंट की रिगार्डिंग, बीट लोकसभा बीट राज्यसभा, वो भी क्या हो रही, रिड्यूस हो रही। सपोज करो केरला की पॉपुलेशन पहले थी 4 करोड़, बट वो मेजर्स करते गए अभी उनकी सपोज करो होगी 2 करोड़। बट यूपी उनकी पॉपुलेशन थी पहले 20 करोड़ और उन्होंने कोई भी जो मेजर्स नहीं लिए और उनकी पॉपुलेशन बाद में हो गई 40 करोड़, अज्यूम कर रहे हैं। तो अभी 2 करोड़ पॉपुलेशन के पास जो सीट्स होंगी वो तो कम होनी चाहिए कि वो 2 करोड़, बट जो 40 करोड़ है इनके पास सीट्स ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि अभी इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है। बट ये बोल रहे हैं कि हमने तो अच्छा काम किया है, पॉपुलेशन को रिड्यूस किया है और इन्होंने गलत काम किया है और इन्हें आप क्या है रिप्रेजेंटेशन ज्यादा दे रहे हो किसमें, लोकसभा और राज्यसभा में। तो ये डिसएडवांटेज था जो एफर्ट्स कर रहे थे, इसलिए जो डिलिमिटेशन प्रोसेस थी इसको क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। अभी जो लास्ट प्रोविजन के अकॉर्डिंग, लास्ट अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि जब तक जो नेक्स्ट सेंसस नहीं आ जाता 2026 के बाद, तब तक जो डिलिमिटेशन जो प्रोसेस है वो करेगी, पॉज रहेगी। सो आर्टिकल 328 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अभी इसमें क्या है, इट कॉन्फर्स अ पावर ऑन द स्टेट्स। ये स्टेट्स को पावर कॉन्फर कर रहा है कि यू कैन आल्सो रेगुलेट द इलेक्शंस टू योर स्टेट, बट कंडीशन क्या है, इफ पार्लियामेंट हैज नॉट मेड एनी लॉ विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन इन दैट स्टेट। अगर तो पार्लियामेंट ने कोई लॉ नहीं बनाया इस स्टेट के रिगार्डिंग, या फिर वो जो लॉ है दैट लॉ इज इनएडिक्वेट, तो फिर भी जो स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो क्या कर सकती है, बाय लॉ, मतलब सिंपल मेजोरिटी से एक लॉ पास करेगी, फिर अपने जो इलेक्शन है स्टेट में उसको क्या कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है। बट नो स्टेट हैज सो फार मेड इलेक्टोरल लॉ टू रेगुलेट इलेक्शन, क्योंकि पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाए हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 1951, वही यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल हो रहा है थ्रू आउट द इंडिया। सो नेक्स्ट है आर्टिकल 329 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी आर्टिकल 329 क्लॉज ए क्या चीज बोल रहा है कि इट प्रोहिबिट द कोर्ट्स फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन द डिलिमिटेशन प्रोसेस, कि जब भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कंट्री को डिवाइड किया जा रहा है, बी इट फॉर एमएलए बी इट फॉर एमपी सिलेक्शन, तो उस केस में जब ये डिवीजन होगी तो कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि अगर कोर्ट ने इंटरफेयर कर दिया, सपोज करो किसी एमएलए ने बोल दिया कि नहीं
भी यहाँ पे इस वे से नहीं होनी चाहिए टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये वाला एरिया है ये भी इसके बीच में आना चाहिए और इस एरिया को निकाल दो, ठीक है। तो कोर्ट अगर इंटरफेयर करेगी बाद में तो ये प्रोसेस बहुत ज्यादा क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। जो ऑटोनॉमस जो फंक्शनिंग है इलेक्शन कमीशन की वो क्या हो सकती है, रियून हो सकती है। सो कॉन्स्टिट्यूशन फादर्स को ये चीज पता थी भी ये चीज हो सकती है आगे जाके, तो उन्होंने आर्टिकल 329 क्लॉज ए में ये चीज बोल दिया कि कोर्ट कैन नॉट प्रोहिबिट ड्यूरिंग द और कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर in the delimitation process. Now Article 329 clause B of the Indian Constitution, it states that all election disputes shall be dealt by an appropriate authority. इसमें actually क्या लिखा गया है basically that an election dispute petition shall be filed only before appropriate authority as provided by the appropriate legislature. Meaning कि अगर कोई भी इलेक्शन डिस्प्यूट पिटीशन फाइल करनी है तो उसके लिए एक एप्रोप्रिएट अथॉरिटी होगी, प्लस वो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी कौन डिसाइड करेगी, वो डिसाइड करेगी एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर, ठीक है। वो तो स्टेट लेजिस्लेचर हो सकता है या फिर पार्लियामेंट, और मोस्ट ऑफ द केसेस कौन है, पार्लियामेंट है, क्योंकि कोई भी लॉ नहीं बनाया स्टेट गवर्नमेंट ने, जितने भी जो लॉज बनाए हैं वो अभी तक किसने बनाए हैं, पार्लियामेंट, यूजिंग आर्टिकल 327। तो अभी इसमें एक चीज क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया उसके अकॉर्डिंग क्या है कि इलेक्शन जो डिस्प्यूट पिटीशन है इट कैन बी फाइल्ड ओनली बिफोर हाई कोर्ट आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट। जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तब ही जो हाई कोर्ट के सामने जाके और हाई कोर्ट में जाके कोई भी इलेक्शन डिस्प्यूट जो पिटीशन है उसको फाइल की जा सकती है। अभी इसका मीनिंग क्या है, दिस मीन्स कोर्ट्स ऑफ लॉ कैन नॉट इंटरफेयर, कोर्ट्स ऑफ लॉ कैन नॉट इंटरफेयर इन द electoral process till the declaration of the official result by the election commission। जब से इलेक्शन नोटिफिकेशन आती है, अभी इलेक्शन जो नोटिफिकेशन है इसको कौन इशू करता है, प्रेसिडेंट फॉर द यूनियन इलेक्शन, पार्लियामेंट के जो इलेक्शन होते हैं उसमें प्रेसिडेंट करता है, स्टेट इलेक्शन में गवर्नर, ये नोटिफिकेशन इशू करते हैं। उसके बाद जो सभी एडवर्टाइजमेंट वगैरह ये सारा कुछ जो भी प्रोसेस चलता है टिल फाइनल जो रिजल्ट है बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस पीरियड में इलेक्शन नोटिफिकेशन से लेके फाइनल रिजल्ट तक कोर्ट ऑफ लॉ कैन नॉट इंटरफेयर। इवन के जो रिटर्निंग ऑफिसर है डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वर्क का रिटर्निंग ऑफिसर है, इनके पास जो क्या जाती है नॉमिनेशन, जो कैंडिडेट जिन्होंने कंटेस्ट करना होता है वो अपने पेपर्स लेके जाते हैं। सपोज करो इन्होंने जानबूझ के इसका जो नॉमिनेशन है उसको क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया, तब भी ये पर्सन कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकता, इवन कि इलीगली चीज की है उस आरओ ने, बट स्टिल ही कैन नॉट अप्रोच द जुडिशरी। अभी ये जुडिशरी को कब अप्रोच कर सकता है, हाई कोर्ट कब जा सकता है, आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द ऑफिशियल रिजल्ट।